नमस्कार, मैं अभिजीत शर्मा उज्जैन आज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ प्रमुख गतिविधियों पर। उज्जैन पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। 1 लाख से अधिक और मोबाइल लूट के मामले में 6 आरोपी को किया गिरफ्तार। बदमाशों ने शहर में कई लूट की वारदातों को दिया था अंजाम। कर्ज से परेशान 40 वर्षीय ने नदी में लगाई छलांग। समय रहते होमगार्ड के जवानों ने बचाई जान। कई फाइनेंस कंपनी और बैंक से ले रखा था लोन। लॉकडाउन के दौरान कर्ज के बोझ तले दबा कंपनी के एजेंटों की वसूली से था परेशान। कोरोना काल के बाद निजी स्कूलों की मनमानी शुरू। अभिभावकों ने अतिरिक्त फीस वसूलने और टीसी नहीं देने का लगाया आरोप। कलेक्टर ने जांच के जारी किए आदेश। दोषी पाए जाने पर मान्यता होगी रद्द। हाउसिंग बोर्ड की प्रशासनिक अधिकारी विदिशा मुखर्जी ने भरतपुर स्थित कार्यालय का किया निरीक्षण। ऑनलाइन पेमेंट सुविधा बढ़ाने के दिए निर्देश। शक्तिपीठ माता हरसिद्धि मंदिर में 17 वर्षों से चल रहा महिला पुजारियों का विवाद थमा। अब 2 महिला पुजारियों के बीच समय का हुआ बंटवारा। पत्नी की हत्या के मामले में पति और ससुर को डीएनए के आधार पर उज्जैन न्यायालय ने सुनाई सजा। 2.5 साल पहले नरवर थाना के अंतर्गत हुई थी हत्या। कोरोना वैक्सीन महाअभियान उज्जैन जिले में रहा सफल। 2 दिनों में जिले में 65,000 लोगों को लगाई वैक्सीन। नगरकोट क्षेत्र से मिले 2600 लीटर एसिड में फरार आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम रखा है। शहर में 4 दिन पहले चिमनगंज मंडी थाना पुलिस ने नगरकोट क्षेत्र स्थित गणेश टेकरी के पास से एक मकान में दबिश देकर करीब 2600 लीटर एसिड से भरे ड्रम बरामद किए थे। पुलिस को देखकर बदमाश मौके से भाग गया था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह छापेमार कार्यवाही कर रही है। वहीं सिटी एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि मामले में फरार आरोपी की गिरफ्तारी पर 5,000 का इनाम घोषित किया गया है। बताया जा रहा है कि बदमाश अपने माता पिता और परिजनों के साथ घर पर ताला लगाकर फरार हो गया है। खतरनाक केमिकल रसायन को रखने के आरोप में लगभग 2600 लीटर रसायन जब्त हुआ है और इसमें एक आरोपी को पहचान कर उसके विरुद्ध में एफआईआर की गई है। आरोपी अभी लगातार फरार है। उसको फरार आरोपी के बारे में सूचना देने वाले तुरंत देने के लिए गिरफ्तार करने हेतु इनाम को घोषणा की गई है। 3 दिन पहले चामुंडा माता चौराहे पर हिंदूवादी संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया गया था जिसमें कुछ आपत्तिजनक नारे लगे थे, जिसके मामले में केस दर्ज किया गया है। शहर के चामुंडा माता मंदिर चौराहा पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद द्वारा 3 दिन पहले 25 अगस्त को प्रदर्शन किया गया था। इस प्रदर्शन के दौरान कुछ आपत्तिजनक नारे सुनाई दिए थे। मौके पर एडीएम और सिटी एएसपी मौजूद थे। मामले में थाना देवास गेट पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं वीडियो की जांच भी की जा रही है। यह जानकारी सिटी एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह ने शनिवार को दी। थाना देवास गेट के अंतर्गत इस मामले को लेकर के एक प्रकरण पुलिस ने पंजीबद्ध किया है और इसमें जो वीडियो प्राप्त हुआ है उसका परीक्षण किया जा रहा है और जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें जो एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट करके इसमें कार्रवाई की जा रही है। जिले के थाना बड़नगर पुलिस व साइबर सेल की टीम ने पेट्रोल पंप मैनेजर के साथ हुई लूट का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है व मामले का पर्दाफाश किया है। जिले के थाना बड़नगर पुलिस व साइबर टीम ने पेट्रोल पंप के मैनेजर से 1,47,000 रुपये नगद, बैंक पासबुक व अन्य थाना क्षेत्र से की गई लूट व चोरी करने वाले 6 बदमाशों की गैंग का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पर्दाफाश किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बदमाशों को धर दबोचा। सभी बदमाश इंदौर, उज्जैन, धार जिले के हैं जो मजदूरी करते हैं। कुछ हैदराबाद में मजदूरी करते हैं जो वारदात को अंजाम देने के बाद हैदराबाद लौटने वाले थे। उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। बदमाशों के पास से 1,20,000 की राशि, 3 बाइक, बैंक पासबुक, मोबाइल फ़ोन पुलिस ने जब्त किए हैं, जिसमें कुछ बदमाश पूर्व के भी आरोपी रह चुके हैं और उन्होंने देपालपुर से बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देना कबूला है। बदमाशों के विरुद्ध धारा 394-34 में प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। कार्यवाही की जा रही है।
एएसपी रविंद्र वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना बड़नगर क्षेत्र में पेट्रोल पंप के मैनेजर के साथ लूट की घटना हुई थी। घटना को अंजाम 8 अगस्त को दिया गया था, जिसमें बदमाशों द्वारा पहले रेकी की गई। उसके बाद डंडा मारकर मैनेजर को 6 बदमाशों ने रोका और लूटा। पूर्व में भी बदमाश आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। 3 बाइक, पासबुक व 1,20,000 की राशि जब्त की गई है, जिसमें 6 युवकों द्वारा रेकी की गई और रेकी करने के बाद उस मैनेजर के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें डंडा मारकर उसका बैग छीन लिया गया है। उस बैग में 1,47,000 रुपये और कुछ उसकी पासबुक वगैरह थी। इसमें जैसे ही हमको सूचना मिली, तुरंत हमने टीम बनाई और टीम ने एक अच्छा काम करके और 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी लोग जो है पहले भी इस प्रकार के जो अपराधों में लिप्त रहे हैं और इसमें एक जो मास्टरमाइंड है पूरी घटना को जिसने प्लानिंग किया वो उसी थाना क्षेत्र भाट पचलाना थाना क्षेत्र का रहने वाला है और बाकी 3 लोग धार जिले के कानवन थाना क्षेत्र के हैं, 2 देपालपुर, 1 इंदौर के। घटना में प्रयोग होने वाली 3 मोटरसाइकिलें 1,20,000। शहर में लाखों के कर्ज में डूबे युवक द्वारा नदी में छलांग लगाने का मामला सामने आया है। हालांकि 13 कोने और पुलिस ने उसकी जान बचा ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्राइवेट फाइनेंस, बैंक और सूदखोरों से उधार रुपए लेकर लाखों रुपयों के कर्ज में दबे युवक ने बीती रात शिप्रा नदी में छलांग लगा दी। मौके पर मौजूद तैराक व पुलिसकर्मियों ने उसे नदी से निकाला और पूछताछ के बाद परिजनों को सूचना देकर उनके सुपुर्द किया। आपका सब और पानी में क्यों कूदे हो ये तो बताओ। मरने के लिए? क्या नाम क्या है तुम्हारा? लो नाम बोलना। पुलिस ने बताया कि सुभाष पिता बाबूलाल 40 वर्ष निवासी लेकोड़ा ने रात 10:30 बजे के करीब शिप्रा नदी रामघाट पहुंचकर आत्महत्या करने के लिए नदी में छलांग लगा दी। उसे घाट पर मौजूद डीआरसी के जवान जगदीश, ओम प्रकाश शर्मा, पंकज, दीपक, राहुल ने नदी से बाहर निकाला और पूछताछ की। सुभाष बैरागी के पास से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें 9 बैंक, प्राइवेट फाइनेंस से लोन लेने और 9 लोगों से 2 व 3% ब्याज पर उधार लेने की बात लिखी थी। सुसाइड से पहले नोट में सुभाष ने लिखा कि 2 वर्षों से घुट घुट कर मर रहा था और उस गलती की सज़ा भुगत रहा था जो उसने नहीं की। किसी से शिकायत नहीं, मेरी नीयत और नीति ही खराब थी, इसलिए आत्महत्या कर रहा हूँ। महाकाल पुलिस ने सुभाष बैरागी के परिजनों को फ़ोन पर सूचना देकर थाने बुलाया और सुभाष को उनके सुपुर्द किया। सुसाइड नोट में प्राइवेट फाइनेंस से लेकर ब्याज पर रुपए देने वालों के नाम लिखे हैं। थाना नरवर क्षेत्र में 2.5 वर्ष पूर्व हुई पत्नी की हत्या के मामले में पति और ससुर को न्यायालय ने डीएनए के आधार पर सजा सुनाई है। उज्जैन के थाना नरवर क्षेत्र में पत्नी दिलशान की हत्या के आरोपी पति राजा पटेल और ससुर कुदरत पटेल को जिला न्यायालय ने शुक्रवार शाम को सजा सुनाई। यह राजा पटेल को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दी। वहीं कुदरत पटेल को धारा 201 का आरोपी मानते हुए 3 वर्ष की सजा सुनाई। घटना 29 अक्टूबर 2018 की है। डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा न्यायालय शशिकांत वर्मा, 7म अपर सत्र न्यायाधीश जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा दी गई है। आरोपीगण राजा पटेल पिता कुदरत पटेल उम्र 23 वर्ष को धारा 302 भारतीय दंड विधि में आजीवन कारावास, कुदरत पटेल पिता छीता पटेल उम्र 38 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम दताना जिला उज्जैन को धारा 201 भारतीय दंड विधि में 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल 3,000 रुपये की सजा सुनाई गई है। आरोपी राजा पटेल पिता कुदरत पटेल को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में आजीवन कारावास से तथा आरोपी कुदरत पटेल को भारतीय दंड संहिता की धारा 201 में 3 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया है। घटना इस प्रकार है कि दिनांक 29/10/2018 को कुदरत पटेल द्वारा थाना नरवर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखबद्ध कराई थी कि जब वह घर से बाहर गया हुआ था, उसके बेटे राजा का फ़ोन आया। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा उसका बेटा राजा और बहू दिलशान ज़मीन पर पड़े हुए हैं। दिलशान को गले में चोट होकर खून बह रहा था। उसके द्वारा दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दिलशान की मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया गया तो ये मालूम पड़ा कि आरोपी राजा के द्वारा ही उसकी पत्नी दिलशान की चाकुओं से
चाकू मारकर हत्या कारित की गई है और आरोपी कुदरत द्वारा अपने बेटे राजा को बचाने के लिए पुलिस को असत्य सूचना की गई है। अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था और न्यायालय द्वारा आज आरोपी गण को दंडित किया गया है। इस मामले में अतिरिक्त डीपीओ श्री ईश्वर सिंह केलकर के द्वारा पैरवी की गई। उज्जैन जिले में अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन पर अतिरिक्त फीस वसूलने व टीसी नहीं देने का आरोप लगाया है। कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। अगर स्कूल दोषी पाया जाता है तो उसकी मान्यता रद्द की जाएगी। शहर के निजी स्कूल प्रबंधन से परेशान अभिभावकों ने मदद के लिए कलेक्टर से गुहार लगाई। अभिभावकों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वहीं स्कूल प्रबंधन पर टीसी के बदले 50,000 रुपये मांगने का आरोप भी लगाया है। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन द्वारा हमारे बच्चों की टीसी नहीं देते हुए अतिरिक्त फीस की मांग की जा रही है। वहीं फीस नहीं देने पर अभिभावकों से अभद्रता करते हुए परिसर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, जिसे लेकर वह पूर्व में संबंधित थाना क्षेत्र में शिकायत कर चुके हैं। अभिभावकों का ये आरोप भी है कि स्कूल प्रबंधन द्वारा मनमानी करते हुए बच्चों को अगली कक्षा में प्रवेश दे दिया गया है, जिसकी अनुमति अभिभावकों से नहीं ली गई। हमने जो प्राथमिक जांच की है उसमें हमें पता चला है कि जो पालक हैं उन्होंने जून में ही टीसी के लिए अप्लाई कर दिया था। फीस भरने के बाद ही अप्लाई कर दिया था कि हमें अब स्कूल में नहीं पढ़ाना है, अब हम इसको जो है हम हमारे हैसियत के हिसाब से स्कूल में उनका एडमिशन कराना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद भी तक्षशिला वाले ने जो है आज तक किसी बच्चों को टीसी नहीं दिया है और ऐसे कई केस 9 बच्चों के तो केस हमारे पास ऑन बोर्ड हुए हैं। ऐसे और कई और केसेस होंगे जिन केसेस में बच्चों को ये लोग टीसी नहीं दे रहे हैं, जो कि उसका राइट है, जो उसका अधिकार है, वो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है। हमने कलेक्टर साहब से आज बात की है कि सर इसका आप संज्ञान लें और इसमें आप बच्चों की मदद करें, क्योंकि वो टीसी उसका अधिकार होता है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, तो उसको उसका अधिकार दिलाने के लिए आप। वहीं मामले को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह का कहना है कि जांच के लिए विशेष टीम बनाई जाएगी, जिसमें पूरे मामले की सत्यता की जांच होगी। वहीं दोषी पाए जाने पर संबंधित स्कूल की मान्यता निरस्त करने के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। वहीं छात्रा सकीना ने बताया कि हमारे पेरेंट्स ने कक्षा 10वीं की फीस जमा कर दी, बावजूद इसके स्कूल प्रबंधन द्वारा टीसी के 50,000 रुपये अतिरिक्त मांगे जा रहे हैं। परेशान कर रहे स्कूल वाले। मेरे पापा कितनी बार टीसी लेने गए लेकिन टीसी दे नहीं रहे, फालतू की फ़ीस ले जा रहे हैं, 50,000 रुपये ले रहे हैं उनसे, क्योंकि हमारी 10th क्लास की सारी फीस भरी हुई, उसके बाद भी फ़ीस ले रहे हैं। स्कूल वालों का ये कहना है कि 50,000 भर दो और आपको टीसी दे देंगे, और अगर हम लोग ने बोला कि रिटर्न में दे दो, अगर लीगल है ये टीसी लेना 50,000 देके तो फिर हम लोग दे देंगे, बट उन्होंने बोला कि नहीं रिटर्न में नहीं देंगे, आपको 50,000 देने पड़ने हैं। तक्षशिला स्कूल से कुछ अभिभावक और कुछ बच्चे भी आए हैं। इनका कहना है कि उनके द्वारा इनके न चाहने के बाद भी एडमिशन ले लिया गया है और टीसी नहीं दी जा रही है। इस मामले की जांच कराई जाएगी। अगर एडमिशन हुआ है तो एडमिशन फॉर्म भी होना चाहिए, उस पर साइन भी होने चाहिए, डेट वगैरह भी पड़ी होनी चाहिए। तो मेरे द्वारा एक कमेटी पहले जहाँ तक मुझे याद है बनाई गई थी, शायद उसकी रिपोर्ट अभी आने वाली होगी, या फिर एक दूसरी टीम भेजकर हम लोग जांच कराएंगे। अगर इस प्रकार की अनियमितता मिलती है तो हम लोग मान्यता निरस्ती का प्रस्ताव भेजेंगे। हाउसिंग बोर्ड की मुख्य प्रशासनिक अधिकारी विदिशा मुखर्जी ने भरतपुर स्थित कार्यालय का निरीक्षण किया, साथ ही ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा देने के लिए भी उनसे कहा। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड की मुख्य प्रशासनिक अधिकारी विदिशा मुखर्जी शुक्रवार को उज्जैन के भरतपुर स्थित हाउसिंग बोर्ड कार्यालय पहुंची। यहां उनका औचक निरीक्षण था। हमने लेजर में देखा है कि -9 0 में बैलेंस है, वो बहन जी आपको कुछ पता नहीं है, नहीं आपको बता देती हूँ। अगर आपने नहीं बताया, आपको बताना चाहिए था। आप लोगों को सारे लेजर्स आपको निकालने हैं, राइट। लेजर्स निकालने के बाद आपको ये डिमांड नोट जो है ये ब्लैंक निकालना है, ठीक। और इसमें से जो लेजर में जो एंट्रीज हैं उसको आपको मैनुअल एंट्री से चेक करना है। अगर वो सही होगा तो आप यहाँ पर जो अगर इनका बकाया होगा तो आप यहाँ पे इसको बकाया लिखेंगे और लिख के आप इसको भेजेंगी। ये कार्रवाई कुछ आप उनको समझ में नहीं आया, क्या कार्रवाई करें। मीडिया से चर्चा में मुखर्जी ने कहा कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए लोगों की सुविधा के लिए हाउसिंग बोर्ड के सभी कार्य अब ऑनलाइन किए जा रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड की समस्त प्रॉपर्टी की जानकारी ऑनलाइन रहेगी। इसके साथ ही लोगों द्वारा दिए जाने वाले कर की प्रक्रिया भी ऑनलाइन ही की जा रही है। अधिकृत संपत्ति के विषय में ब्यौरा जुटाया जा रहा है। श्रमिक बस्ती व हाउसिंग की अन्य प्रॉपर्टी के पेंडिंग मामलों के निराकरण के लिए कार्य किए जा रहे हैं। यहाँ बता दें कि विदिशा मुखर्जी ने विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को नसीहत भी दी है।
बेसिकली आज जो हमने विज़िट किया है वो हम लोग का एक वेबसाइट है www.mphousing.in। इसमें हमारे जितने भी हाउसिंग बोर्ड के प्रॉपर्टीज़ हैं हम इनके सबके ऑनलाइन लेजर्स जो हैं वो जारी कर रहे हैं। साथ ही हम उनके डिमांड नोट्स भी सभी हितग्राहियों के लिए जो मतलब एक्चुअली हमारे आवंटी हैं उनको जारी कर रहे हैं। बेसिकली हम इनको अवेयर करना चाहते हैं कि अभी जैसे कोविड के इश्यूज़ हैं उनको लंबी कतारों में ना लगना पड़े, और वो हमारे वेबसाइट में जाकर उसमें ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शंस भी हैं। वो अपना मतलब उनके जितने भी पुराना बकाया है वो उसको व्यू भी कर सकते हैं, और वो अपने ऑनलाइन पेमेंट्स जो हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। और अगर वो ऑफलाइन मोड से करना चाहें तो वो हमारा चालान जो है हमने वहाँ पे रखा है, वो चालान को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद वो NEFT और RTGS से माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। ये बेसिकली हम लोगों ने रखा है बिकॉज ऑनलाइन पेमेंट्स को हम लोग बढ़ावा देना चाह रहे हैं। साथ ही हम लोग चाह रहे हैं कि लोग जो हैं वो हमारे ऑफिसेज़ में अनावश्यक रूप से ना आएँ और उनको यहाँ वहाँ बड़े कतारों में लगने की आवश्यकता नहीं होगी, उनका टाइम बचेगा और कोविड के इश्यूज़ को देखते हुए वो सेफ़ भी रहेंगे। मैम ब्लॉक हो चुकी है तो क्या इसको देखिए हम लोग का अभी अविकृत संपत्तियों को लेकर भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, और अभी आज जो हम विज़िट कर रहे हैं उसमें 2-3 इश्यूज़ थे। जैसे श्रमिक बस्ती वाला इशू था, और दूसरा बहुत सारे ऐसे कॉलोनीज़ हैं जहाँ पे कुछ संपत्तिज़ हैं जो अविकृत चल रही हैं, तो उनको हम जो हमारे वहाँ पे जो अभी रहवासी हैं उनकी, जैसे कुछ लोग किराए पे रह रहे हैं पर वो किराया नहीं दे रहे हैं, हाँ, या उनका विधिवत नामांतरण नहीं हो पा रहा है, तो उन सारे इश्यूज़ पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। और हम लोग एक पॉलिसी निर्धारण के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद मतलब हाउसिंग बोर्ड का पक्ष रहेगा और जो अभी वर्तमान में वहाँ रहवासी हैं उनका पक्ष रहेगा, और फिर हम लोग एक नीति डिसाइड करेंगे और नीति को हम लोग अपने संचालक मंडल ले जाएंगे और हम लोग उसके हित में काम करेंगे, जिससे कि हमारे जो अविकृत संपत्ति है या हमारा जो पैसा फंसा हुआ है वो MPHIDB को प्राप्त हो जाए, और हम उसके लिए आज नीति निर्धारण के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। कंपेयर करें तो हाउसिंग बोर्ड की फाइनेंशियल और फिजिकल क्या स्थिति है वर्तमान में? अभी तो हाउसिंग बोर्ड की फाइनेंशियल स्टेटस अच्छी है बिकॉज़ हम लोगों को बहुत सारे डिपॉजिट वर्क्स भी मिले हैं, और हमारे जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम्स के वो भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। अभी हमारा तुलसी टावर 2 प्रोजेक्ट भी हम लोगों ने अभी ग्राउंड वर्क चल रहा है, तो डेफिनेटली हम लोग बेहतरी की ओर हैं, और इस तरीके से अगर हम लोग अपना सारा ट्रांजैक्शंस और लोगों को हम लोग बेहतर पेमेंट के ऑप्शंस देंगे तो अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हरगोबिंद हेल्थ केयर सेंटर डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल द्वारा आविष्कारित आयुर्वेदिक दवाएं जैसे शुगर, गठिया, सफेद दाग जैसी बीमारियों का उपचार किया जाता है। शुगर की दवा में अंग्रेजी दवा तथा इंसुलिन पहले दिन से बंद कर दी जाती है। कई पेशेंट्स की शुगर खत्म भी हो जाती है, मगर इसकी कोई गारंटी नहीं ली जाती। शुगर को कंट्रोल में रखती है। शुगर की दवा आजीवन चलती है। शुगर की आयुर्वेदिक दवा में आलू, चावल, खटाई एवं मीठे का परहेज आवश्यक है। शुगर की दवा USA, कनाडा के लैब से टेस्टेड है और देश विदेश में भी भेजी जाती है। इस आयुर्वेदिक दवा का किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है और मात्र 3 से 4 दिनों में इस आयुर्वेदिक दवा से मरीज को फायदा मिलता है। इसके अलावा किडनी, लीवर, अस्थमा, माइग्रेन, मोटापा, वजन बढ़ना, चेहरे की सुंदरता, बालों का झड़ना, लकवा, सेक्स समस्या, शराब छुड़वाना और साइटिका जैसी बीमारियों का इलाज भी होता है। अगर आप भी ऐसी किसी बीमारी से परेशान हैं तो याद रखिए हमारा पता, हरगोबिंद हेल्थ केयर सेंटर, NZ8 शुभम कॉर्पोरेट, पहली मंजिल, सपना संगीता के पास, इंडसइंड बैंक के ऊपर, इंदौर। शक्तिपीठ माता हरसिद्धि मंदिर में 17 साल से चल रहा महिला पुजारियों का विवाद अब समाप्त हो गया है। देश के 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माता हरसिद्धि मंदिर में महिला पुजारियों के बीच मंदिर में पाटले पर बैठक को लेकर चले आ रहा विवाद अब पटाक्षेप हो गया है। नायब तहसीलदार प्रियंका मिमरोट ने मंदिर पहुंचकर SDM के आदेश का पालन कराते हुए पुजारियों के बैठक का समय निर्धारित किया। अब प्रति सप्ताह दोनों महिला पुजारी 18-18 घंटे मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी तथा पाठ पर बैठेंगी। निर्णय तो माननीय अनुविभागाधिकारी SDM त्रिपाठी साहब के आदेश से हुआ। 25/10/2020 को एक निर्णय हुआ था। उस निर्णय का पालन संजय साहू साहब ने मुझे 19/8/2021 को एक आवेदन कवरिंग लेटर के साथ एक आदेश दिया है कि इस आदेश का पालन कराएं। उस आदेश का मैंने पालन कराया। माननीय नायब तहसीलदार प्रियंका मिमरोट के संग में मिलकर
क्या आदेश में क्या उल्लेखित है? आज में कोई प्रकरण चल रहा था एसडीएम कार्यालय में, उस कार्यालय का निर्णय हुआ। इसमें रेखागिरी और कोमलगिरी का प्रकरण था, जिसमें दोनों बहनों को 18 घंटे अनुविभाग अधिकारी ने अपने आदेश में दिए। कोरोना वैक्सीन महाअभियान उज्जैन जिले में सफल रहा है। इस महाअभियान के तहत 2 दिन में उज्जैन जिले में 1,65,000 लोगों को वैक्सीनेशन किया गया है। उज्जैन जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने शुक्रवार को कोठी रोड पर कोरोना वैक्सीन के महाअभियान के विषय में चर्चा की। कलेक्टर ने बताया कि उज्जैन जिले में 2 दिन 25 और 26 अगस्त को कोरोना महावैक्सीन अभियान के तहत कुल 1,65,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। यहाँ कुल 80% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। पहले दिन उज्जैन ने 1,26,000 के आसपास वैक्सीन लगवाई, जो सबसे अधिक था प्रदेश में। अगले दिन के लिए हमारे पास वैक्सीन बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन जितनी भी वैक्सीन हमारे पास थी लगभग 39,000 पूरी की पूरी हम लोगों ने यूज़ करी हैं। और जो हमको टारगेट दिया था उसको हम लोगों ने अचीव भी किया है। लगभग 80% लोग पहला डोज लगवा चुके हैं। मैं सभी से अपील करता हूं कि जब भी आगे कोई भी इस प्रकार का अभियान चले, जब वैक्सीन की उपलब्धता हमारे पास अच्छी खासी हो, अगर आप छूटे हुए हैं तो पहला डोज लगवाएं, और अगर ड्यू हो गए तो। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।